नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रही होगी, कारण यही है कि फेस्टिवल्स था और आपको पता है कि दीपावली का फेस्टिवल थोड़ा-सा एंगेजिंग होता है, इसलिए समय नहीं मिल पाती है। साथ के साथ आप देखेंगे कि जो पटाखे फोड़े जाते हैं, तो उसका भी साउंड आ सकता है, तो मैं इसीलिए कुछ दिनों तक रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। अब क्या है, चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो ऐसे में अब आपको वीडियो कंटिन्यू बेसिस पर मिलेगा, तो आप चिंता ना करें। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि ये जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं, तो एक्चुअली सिर्फ़ पीडीएफ हम पढ़ाते नहीं हैं। सबसे पहले हम खुद इसे पढ़ते हैं और जहाँ-जहाँ कुछ कमी लगती है इस मैगज़ीन में, तो उसको हम एडिशन भी करते हैं। कुछ कांसेप्ट इसमें नहीं होते हैं, तो वो कांसेप्ट भी हम आपको बताते हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा लेक्चर लंबा जाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, आपका कोशिश यही होना चाहिए कि कैसे भी करके हम चीज़ों को समझें, कंसेप्चुअल पार्ट पर ज़्यादा फ़ोकस करें। फिर आप और क्या कर सकते हैं कि जो आपके करंट अफ़ेयर्स मैगज़ीन होते हैं या फिर आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप देखिए कि इन टॉपिक से रिलेटेड क्या कोई कीवर्ड आ रहा है न्यूज़ में, क्या कोई कांसेप्ट आ रहा है, क्या कुछ एडिशनल टॉपिक्स या सब टॉपिक्स आ रहे हैं, तो उसको भी आप पढ़िए, अच्छे से समझिए और कुछ पॉइंट्स यहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं अपने मैगज़ीन के बगल में। तो आपका क्या होगा कि एक कम्प्रिहेंसिव नोट तैयार हो जाएगा दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। तो जब एग्ज़ामिनेशन मीन्स नज़दीक रहेगा ना, तो ये जो माइक्रो नोट्स होते हैं, ये काफ़ी मदद करते हैं आपको रिवाइज़ करवाने में, कम समय में। तो इसीलिए ये ज़रूरी है और हमारी जहाँ तक कोशिश है कि भाई जितने भी कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं उसको हम अच्छे से आपको बताएँ। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ वेरियस एनवायरमेंटल लॉज़ की बात की थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट हो गया, कुछ इन सब मुद्दों पर हमने चर्चा किया था। आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 6 को ही कंटिन्यू करेंगे और इसे फिनिश भी करने वाले हैं। तो आप चिंता ना करें, एक बड़ा बर्डन आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो जो टॉपिक है आपका वो है कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन। अब भाई इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भाई कोस्टल रीजन होता क्या है, शोर लाइन क्या होता है, कोस्ट लाइन क्या होता है? क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जुड़िए और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी ही होती है कि भाई जिसे लाइक करेंगे, जिसे सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि आप लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम कोस्ट की बात कर रहे थे। देखिए, जब हम बात करते हैं इंडिया की मैप की, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखता होगा। हम इधर वाला पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि इधर वाला पार्ट आपका लैंड लॉक्ड है। लेकिन ये जो आपका पेनिनसुलर इंडिया वाला रीजन है, ठीक है? जहाँ पर आपको गुजरात से देखेंगे, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, फिर आप आंध्र प्रदेश, फिर आप देखेंगे ओडिशा, वेस्ट बंगाल। तो ये जो राज्य है, ठीक है? ये सब कोस्टल स्टेट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये राज्य वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं, समुद्र से घिरे हुए हैं। तो इंडियन ओशियन है आपका इसके इर्द-गिर्द और इंडियन ओशियन को हमने डिमार्केट रखा है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, है ना? उसके साथ-साथ आप देखते हैं कि भाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है, फिर लक्षद्वीप भी है। तो बिकॉज़ ऑफ दिस इंडिया कुछ बाउंड्री लैंडलॉक भी है, यानी कि किसी भी सी या वाटर बॉडी से शेयर नहीं करता है उसकी बाउंड्री, जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें। और दूसरा कि भाई आपके वाटर बॉडीज के साथ भी शेयर करता है, जो हमने बताया। तो इसीलिए आप देखते हैं कि इंडिया की जो बाउंड्री लेंथ है, कोस्ट लाइन की बात करें, टोटल ये जो आपका लेंथ हो गया और अंडमान एंड निकोबार का भी मिला दे, तो लगभग आपका
कितना हो जाता है? 7,500 किलोमीटर, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है, इसको कंजर्व किया जाए। और यहाँ पर जो एक्टिविटीज ह्यूमंस करते हैं, पॉपुलेशंस करते हैं, तो उसको रेगुलेट किया जाए। अब जैसे आप समझिए कि यहाँ पर आपका लेट से कि एनर्जी की एक्सट्रैक्शंस होती है, कुछ कुछ लोकेशंस पर ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है बाय वेरियस कंपनी। तो भाई ऑयल का एक्सट्रैक्शन होगा तो उससे पॉल्यूशन हो सकती है इन वाटर बॉडीज, और अगर पॉल्यूशन हुआ तो फिर बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होगी। तो इसीलिए जरूरी है कि जो आपके कोस्टल एरियाज हैं उनका भी रेगुलेशन किया जाए। ओके, अब प्लास्टिक पॉल्यूशन का ही नाम ले लीजिए। जैसे जो टूरिस्ट आते हैं या फिर यहाँ के जो लोकल पीपल होंगे, अब प्लास्टिक्स तो कॉमनली यूज होता है, लेकिन अब सारा का सारा प्लास्टिक अगर इन एरियाज में डंप कर दिए जाए, या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो जनरेट होते हैं सॉलिड वेस्ट, तो वो डंप कर दिया जाए तो क्या होगा? तो ये कोस्टल एरियाज इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से अनसस्टेनेबल हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये एयर, वाटर, लैंड पॉल्यूशन सबको कंट्रीब्यूट करेगा, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करेगा, और बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन तो होगी ही होगी, है ना। तो जरूरी क्या है फिर? जरूरी है कि भाई इन कोस्टल रीजन को रेगुलेट किया जाए, और उसी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास है कोस्टल रेगुलेशन जोन। नाम से क्लियर हो रहा होगा कि भाई जो कोस्ट लाइन है, जो कोस्टल एरियाज है, उसके रेगुलेशन के लिए जो नियम कानून लाए जाते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन कहलाते हैं। अब ये जो रेगुलेशन या नोटिफिकेशन रूल्स या रेगुलेशन रिलीज किए जाते हैं भारत में, ये ध्यान रखना है आपको कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इश्यू किया जाता है। तो ये जो आपका CRZ 1991 है या फिर 2011 है, फिर अभी लेटेस्ट में 2018 का जो चल रहा है, ये ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, और इश्यू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो क्या ऑब्जेक्टिव है CRZ का? कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द कोस्टल स्ट्रेचेज, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटीज फिशिंग में भी इंगेज होते हैं, जो आपके मेराइन कल्चर है, मेराइन या फिर एक्वा कल्चर आप कहिए, उसमें इंगेज होते हैं, एंड ये उनके लाइवलीहुड के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो एक तरफ आपका लाइवलीहुड और दूसरी तरफ आपका कंजर्वेशन, दोनों साथ के साथ चले, बैलेंस में चले, ये मकसद होता है। एंड अल्टीमेटली प्रमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, एंड minimizing the hazards which can be caused due to the human activities। नेचुरल एक्टिविटीज से होंगे तो उसको हम रोक नहीं पाते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज से होते हैं उसको हम रोक सकते हैं, और उसके लिए हम रेगुलेशंस भी लेकर आते हैं। ओके, ये हो गया। अब क्या सिस्टम है आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन का? तो देखिए, ये जो आपका मैप है ना, इसको हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए। इस टाइप से आपका बना हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये आपका सी वाटर है। अब ये जो कोस्ट लाइन है या फिर शोर लाइन होते हैं, यहाँ पर एक खास बात होती है, टाइड्स। टाइड्स की घटना होती है, हाई टाइड, लो टाइड, आपने सुना होगा नाम, अगर आप कोस्टल स्टेट से है तो ये घटना तो आपके लिए कॉमन ही होगी, आपने देखा भी होगा। तो बेसिकली ये जो टाइड्स होती हैं, एक्चुअली इसके कारण जो वाटर लेवल्स हैं, जो सी वाटर है, ये शोर लाइन के नज़दीक आ जाती हैं या फिर शोर लाइन से अवे मूव कर जाती हैं। तो जब ये शोर लाइन के नज़दीक आती है, जैसे मान के चलिए कि ये आपका शोर लाइन है, ठीक है, या कोस्ट लाइन है, यहाँ से आपका लैंड शुरू होता है, ठीक है, और ये वाटर है।
तो आप देखेंगे कि जब हाई टाइड होता है तो ये जो आपका वाटर है ना, ये आपका लैंड मास की तरफ इंटर कर जाती है और एक सर्टेन एरिया कवर कर जाती है। तो ये जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेच तक आपका जो सी वाटर पहुंच जाता है, ये हाई टाइड के दौरान होता है। तो इसी को हम कहते हैं हाई टाइड लाइन। ठीक है, मैक्सिमम वाटर यहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन जब आपका लो टाइड होता है तो क्या होता है, द वाटर गेट स्ट्रेच अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन और द शोर लाइन। तो वो जो कंडीशन बनती है फिर शोर लाइन वाली कंडीशन बनती है। ठीक है, तो आई होप कि हाई टाइड और लो टाइड के बीच जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप सोचेंगे कि भाई ये जो आपका हाई टाइड और लो टाइड के बीच का एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, तो इंटर टाइडल जोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक समय वाटर अवेलेबल हो जाती है हाई टाइड के दौरान और एक समय वाटर नहीं अवेलेबल होती है लो टाइड के दौरान। तो इंटर टाइडल जोन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको इमेज में अच्छे से दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ। तो ये आपका हो गया लो टाइड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हाई टाइड। तो ये जो आपका बीच का एरिया है, ये आपका हो गया इंटर टाइडल जोन। ठीक है, अब एक तो इस एरिया का भी रेगुलेशन होगा, इस एरिया का भी रेगुलेशन होगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि हाई टाइड लाइन से अगर हम लैंडमास की तरफ जाते हैं तो इस एरिया का भी रेगुलेशन हो रहा है। फिर और आगे जाते हैं तो फिर इस एरिया का भी रेगुलेशन हो रहा है। तो यही तो है आपका कोस्टल रेगुलेशन। ठीक है, और ये 2018 का जो CRZ नोटिफिकेशन आया उसमें आपका डिवाइडेड है कि कौन सा CRZ 1A में आएगा, CRZ 1B में आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जो CRZ 1B है ये इंटर टाइडल एरियाज में आता है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया, इंटर टाइडल एरियाज। उसके बाद जो CRZ 1A है ये इको सेंसिटिव एरियाज में आता है। कहाँ है भैया CRZ 1? तो आप देखिए, थोड़ा सा नजर गड़ाइए तो आपको यहाँ पर मिलेगा CRZ 1 वाला एरिया। फिर आप देखिए CRZ 2 है, उसके बाद CRZ 3A है, CRZ 3B है। तो यहाँ पर आप 3A को देख रहे हैं, फिर यहाँ पर आप 3B को देख रहे हैं। फिर एक डाउट आपको आया होगा कि भाई डिफरेंसेस क्या है 1 और A और B के बीच। तो एक्चुअली डिफरेंस है पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर, कि भाई CRZ 3A वो एरिया है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 2161 स्क्वायर किलोमीटर एज पर द 2001 सेंसस। अगर इससे कम है, ठीक है, यानी कि 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है, तो फिर आपका CRZ 3B में आ जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है और ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। और फिर आप देखेंगे कि ये जो आपका हाई टाइड लाइन है, ओके, हाई टाइड लाइन से 50 मीटर अगर आप लैंडमार्क की तरफ जाएंगे तो ये नो डेवलपमेंट जोन है। और ये स्पेसिफिकली जो 50 मीटर डिमार्केट की गई है ना, ये CRZ 3A के लिए की गई है। CRZ 3B के लिए जो आपका नो डेवलपमेंट जोन है वो थोड़ा सा और ज़्यादा है, 200 मीटर्स अप टू। वो हम देखेंगे, आप चिंता ना करें, यहाँ पर दिया भी गया है, तो आप चिंता ना करें। ओके, तो क्या फीचर्स है आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन का? तो आप देखिए, एक तो कोस्टल रेगुलेशन जोन, इसमें डिमार्केट किया गया है कि भाई सीज, बे, क्रीक्स, रिवर्स, बैक वाटर, ये सब है। हाई टाइड लाइन, लो टाइड लाइन, वैसे तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। और फिर एक अमेंडमेंट आया था तो ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर 2011 का नोटिफिकेशन आया था। तो एक्चुअली जो कोस्टल जोन से जो अभी हमने डिस्कस किया उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिमार्केट किया गया था, लाइक CRZ 1 फॉर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। मैंने तो बता दिया है, तो फिर दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों डिमार्केट किया गया है? क्योंकि बेस्ड ऑन द नीड फॉर द कंजर्वेशन, उस हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस वहां पर कायम होंगी। ओके, ये चीज है। उसके बाद देखिए, अगर न्यू रूल्स की बात करें जो आपकी लाई गई है, तो इसमें कुछ चेंजेस की गई थी। मतलब जो एग्जिस्टिंग 2011 वाला नोटिफिकेशन था ना, इसी में कुछ चेंज किया गया था। क्या कुछ चेंज किया गया था? तो जो आपका CRZ 3 था उसको A और B में कैटेगराइज किया गया था।
तो CRZ-3A जो कि आपका नो डेवलपमेंट जोन है, उसको रिड्यूस कर दिया गया था 50 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन, ये मैंने बोला आपको, ठीक है। और ये CRZ-3A में कौन आता है, मोर डेंसिटी वाला जो एरिया है, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला वो आता है। तो क्यों कम कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा अगर वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट हो जाए, सोशल एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट हो जाए, इसलिए उसको थोड़ा कम कर दिया गया। लेकिन आप देखिए जो आपका CRZ-3B है, यहाँ पर जो नो डेवलपमेंट जोन है वो अप टू 200 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। तो आप यहाँ पर देखिएगा अप टू 200 मीटर, ये जो आपका CRZ-3B आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी फिलहाल कम है, तो कंजर्वेशन यहाँ पर अच्छे से हो सकता है, इसलिए। हालांकि यही एक क्रिटिसिज्म भी है, ये क्रिटिसिज्म भी है कि भाई जहाँ पर पॉपुलेशन डेंस है वहाँ पर तो एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा होगी, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन और ज़्यादा इससे मिलना चाहिए था, जो कि यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिल रहा। ओके, उसके बाद देखिए जो आइलैंड विच आर क्लोज टू द मेनलैंड कोस्ट एंड बैक वाटर आइलैंड इन द मेनलैंड नाउ हैव ए नो डेवलपमेंट जोन ऑफ 20 मीटर्स। तो आइलैंड सबके लिए अप टू 20 मीटर्स नो डेवलपमेंट जोन है। अब आता है कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान्स। ये प्लान क्या करेगा कि भाई कौन सी एक्टिविटीज रेगुलेट की जाएंगी, कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होगी कौन से जोन में, तो ये बेसिकली प्लान्स आपको बताता है टू गाइड द डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द कोस्टल एरियाज। ओके, एंड क्या है पर्पज कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान का, तो सिंपल सा है, टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कोस्टल एरियाज। और इसमें क्या है, बैलेंसिंग द कंजर्वेशन, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि भाई एक को हमने पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ऐसे में तो भाई लाइवलीहुड पर खतरा आ जाएगा। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइवलीहुड, अगर फिशिंग है, अब पता चला हमने फिशिंग पर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लगा दिए, तो वहाँ के लोगों की जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। फिर दूसरी बात है इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ कोस्टल जोन रेगुलेशन नोटिफिकेशन 2019। उसके बाद इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को आइडेंटिफाई करें, उसको प्रोटेक्ट करें। वैसे क्या होता है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, नाम से क्लियर है कि भाई ये ऐसा एरिया है जो इकोलॉजिकली काफी ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन तो है, लेकिन यहाँ पर खतरा भी ज्यादा है। खतरा इन द सेंस कि अगर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है तो फिर ये जो बायोडाइवर्सिटी रिच जोन है तो ये नष्ट हो जाएगी, ये डिग्रेड हो जाएगी। इसलिए तो वेस्टर्न घाट को आप देखते हैं, उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है तो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन, लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा होने लगेगी, गतिविधियां ज़्यादा होने लगेगी, माइनिंग ज़्यादा होने लगेगी, एग्रीकल्चर ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है, टूरिज्म अनसस्टेनेबल रहेगा, तो ऐसे में वो जो बायोडाइवर्सिटी रीजन है वो खतरे में आ सकती है, इसीलिए किया जाता है। उसके बाद देखिए टू डिलिनिएट डिफरेंट CRZ कैटेगरीज, ये तो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद क्या बेनिफिट मिलेगा कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान का, तो बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा कोस्टल एरियाज में, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन होगी, mitigating the impact of climate change and natural disaster, improving resource management and reduce the pollution। उसके बाद क्या है, लाइवलीहुड को इन्हेंस करो और कोस्टल कम्युनिटीज की वेलबिंग को इंश्योर करो। अब कोस्टल कम्युनिटीज का वेलबिंग सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ही इंश्योर नहीं होगा, बल्कि जो हम इन्वायरमेंटल एक्शन से लेते हैं जिसके कारण हम इन्वायरमेंटल डिजास्टर को रोक सकते हैं, तो उससे भी तो वेलबींग प्रमोट होगा। अब पता चला कोस्टल रीजन में हमने पॉल्यूशन करवा दिया भाई, इंडस्ट्रीज ओपन करवा के या फिर प्लास्टिक डंप करवा के, अनसस्टेनेबल टूरिज्म करवा के, तब भी तो उसके वेलबींग प्रभावित होंगे। ये बातें हैं। तो एक प्रकार से सिंपल अगर कहे तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस, या फिर और सिंपल में जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कोस्टल एरियाज, ये बात है। तो होप
कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। और बस इतना ही था। किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आता है दैट टॉक्स अबाउट कोस्टल रीजन, कि भाई कैसे क्या नियम कानून चल रहा है, तो आप इसको रेफरेंस देंगे। ठीक है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो डिक्लेयर किए जाते हैं अंडर दिस रूल, तो उसको भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। और ये याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं ये सब चीज़ें, तो कम से कम ये ज़रूर याद रखें। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। ये भी आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नोटिफाई किया जाता है। मैंने आपको बोला ना कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो अम्ब्रेला एक्ट है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस नोटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, ये भी एक था, तो इसको भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ही अंतर्गत नोटिफाई किए जाते हैं। इसीलिए ईपीए जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सब जो रूल्स है वो आप जरूर याद रखें, कहीं पर भी एज पर द नीड आप मेन सेंस और राइटिंग में कोट कर सकते हैं। तो इतना हो गया। अब आते हैं एक्चुअल में वेटलैंड क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझेंगे। तो वेटलैंड आपने देखा होगा, वैसे दलदली वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ पर आपका वाटर भी है लेकिन लैंड भी है, और कहीं कहीं आपको लेक मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो सब जो एरिया होता है वो वेटलैंड होता है। अब वेटलैंड में क्या है कि एक तो भाई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो, रामसर साइट्स जिसको हम कहते हैं। एक है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज तो नहीं है, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्शन दे रही है। भविष्य में वो रिकॉग्नाइज हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो अब चलते हैं कि फीचर्स क्या है भाई इस रूल्स के। तो एक तो ये है कि जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, वो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी सेटअप करेंगे। और ये जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है, ये एक्चुअल काम इनका क्या रहेगा, स्ट्रेटजी तैयार करेंगे फॉर द बेटर यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड रिकमेंडिंग मेजर्स फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। उसके बाद देखिए, डिटरमाइनिंग द वाइड यूज प्रिंसिपल, वाइड नहीं वाइज यूज प्रिंसिपल, मतलब वेटलैंड का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनका नुकसान भी ना हो और हमारी नीड भी पूरा हो। तो एक प्रकार से सस्टेनेबल यूज प्रैक्टिसेस। अब ये जो वेटलैंड वाला एरिया होता है ना, ये यहाँ से बहुत सारी बेनिफिट्स वेटलैंड हमें ये देता है, तो इसीलिए इसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं बल्कि सस्टेनेबल यूज हो, इस पर बात करता है। फिर है एक आपका रेगुलेटिंग एक्टिविटीज, कि कौन सी चीज़ें अलाउ है, कौन सी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड है, कौन सी चीज़ें रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड मतलब वो यूज तो होगा बट रेगुलेटेड वे में। ओके, उसके बाद है नेशनल वेटलैंड कमिटी। तो पहले जो है सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हुआ करता था, तो उसको रिप्लेस करके नेशनल वेटलैंड कमिटी बना दिया गया। तो अभी आप समझिए कि स्टेट लेवल पर तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी थी, लेकिन नेशनल लेवल पर ये था सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो इसको हटा के नेशनल वेटलैंड कमिटी बना दिया गया है। और ये सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट उसके द्वारा हेड किया जाएगा। और क्या काम करेगा ये, तो जो वो स्टेट लेवल पर कर रहा था स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, सिमिलर फंक्शन इसका नेशनल लेवल पर होगा। लाइक इसमें एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि कौन सा वेटलैंड को रामसर साइट के अंतर्गत डाला जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन एनडब्ल्यूसी भेज सकती है टू दैट अथॉरिटी। ओके, एंड कोलैबोरेट भी करेंगी इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ ऑन द वेटलैंड रिलेटेड इशू। साथ के साथ मॉनिटरिंग भी करेंगी जो राज्य में वेरियस वेटलैंड्स हैं, तो भाई वो उस पर जो रूल्स रेगुलेशन है सही फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कहीं वेटलैंड डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है, ये सब ओवरव्यू रखेंगे। उसके बाद है डिजिटल इन्वेंटरी का कंसेप्ट। इसमें क्या है कि जितने भी वेटलैंड्स हमारे देश में हैं उसका एक
डिजिटल इंफॉर्मेशन बैंक तैयार किया जाएगा और उसके इंफॉर्मेशन डिजिटली स्टोर किए जाएंगे। ठीक है, और ये होते भी हैं। अभी आप देखिए कि जितने भी वेटलैंड जो डिक्लेयर होते हैं रामसर लिस्ट के अंतर्गत, तो वो जो रामसर की वेबसाइट है उस पर भी दिख जाती है ना। तो उसी प्रकार से अगर नेशनल लेवल पर एक डिजिटल इन्वेंट्री हो तो उस टाइप का बात इसमें किया जा रहा है। फिर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो अलाउड नहीं है तो वो भी लिस्ट जारी करता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट डंपिंग इनटू वेटलैंड ये सब प्रोहिबिटेड है, क्योंकि भाई ये सब अगर फेंकना चालू कर दिए तो ना लेक बचेगा, ना उसमें जो रहने वाले स्पीशीज, और ना ही आपका वेटलैंड। ओके, वेटलैंड का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ना, कि जो वाटर लेट से कि उस वेटलैंड में आ रही होती है, ठीक है, तो वो फिल्टर करने का काम करता है, तो एक्ट्स एज ए फिल्ट्रेशन। तो ग्राउंड वाटर में जब ये पानी नीचे जाएगा तो जो पॉल्यूटेंट्स है ना वो वहीं पर रह जाएंगे, तो हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड नहीं होगा। तो ये कुछ अन्य फंक्शंस हैं। अब आते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। क्या है भैया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट? तो बेसिकली इस एक्ट के माध्यम से एनजीटी को इस्टेब्लिश किया गया, ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये ट्रिब्यूनल का काम ही है कि इन्वायरमेंटल केसेस को डील किया जाए, मतलब ये कोर्ट है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई केसेस आती है या सुओ मोटो एक्शन भी ये ले सकते हैं। सुओ मोटो मतलब अपने खुद के संज्ञान में ये केसेस ले सकती हैं और फैसला सुना सकती हैं रिगार्डिंग द केसेस ऑफ environmental protection, conservation of forest and other natural resources। तो क्या कुछ फीचर है? पहली बात तो ये कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी promotes international recognition of India, that India is very much concerned towards the environment, towards the protection of environment। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम देश हैं जिन्होंने डेडिकेटेडली एक कोर्ट एस्टेब्लिश किया है, ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया है फॉर द केसेस डीलिंग विद द एनवायरमेंटल मैटर। तो आप देखिए, ओके, तो इंडिया इज द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू हैव अ स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये ऐसे में भी लिख सकते हैं भारत के प्रयास। उसके बाद पर्पज एंड जुरिडिक्शन आप देखिए कि भाई केसेस भारत में कहीं पर भी हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो वो डिस्पोजल कर सकती है एक्सपीडियस, तेजी से, क्योंकि अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाता है तो भाई पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी ज्यादा है कि ये लटके रह जाएंगे, तो इन्वायरमेंट को जस्टिस नहीं मिल पाएगा, जो इन्वायरमेंट सपोर्टर है उसको जस्टिस नहीं मिल पाएगा। तो अगर पेंडेंसी ज्यादा समय तक रहेगी तो भाई डिग्रेडेशन तो होता चला जाएगा ना, जब तक एक कड़क फैसला नहीं आता है। इसलिए ये जरूरी होता है कि भाई जो आपके एक्सपीडियस सॉल्यूशन हो केसेस का। ओके, कौन कौन से मैटर पर ये केसेस सुन सकती है? तो आप देखिए, इट हैज जुरिडिक्शन ओवर द सिविल केसेस अंडर 7 स्पेसिफिक लॉ रिलेटेड टू वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, और भी अदर है। तो मतलब इनके प्रोविजन अगर वायलेट होते हैं तो फिर एनजीटी सुन सकती है। ठीक है, फिर पेनल्टीज की भी बात करता है। तो पेनल्टीज आपको पैसा और जेल याद रखने की जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज की बात करता है। उसके बाद लेट से कि एनजीटी ने फैसला दे दिया, फैसला पसंद नहीं आया या फिर अपील किया जाना है, तो कहाँ करेंगे भाई? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। ओके, तो एनजीटी ऑर्डर कैन बी चैलेंज टू द सुप्रीम कोर्ट। और बाकी बहुत सारे इन्वायरमेंटल मैटर्स को ये सुन सकते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो होप आपको एनजीटी के बारे में क्लियर से इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। अब इसमें सिर्फ प्लस पॉइंट की बात करिए, लेकिन एनजीटी क्या है ना
कि अभी भी देखेंगे कि जो केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है एंड इसका मतलब ये हुआ कि टाइमली इन्वायरमेंटल जस्टिस नहीं मिल रहा है। ओके, तो क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं एनजीटी में? तो ये थोड़ा-सा आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, लाइक डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, तो जिसके कारण केसेस राइट टाइम पे सुनवाई नहीं हो पाती है। ओके, तो कुछ सजेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल एफर्ट फॉर द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या एफर्ट चल रहा है? तो एक तो है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये 1972 में ही कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय के बाद से एनवायरमेंटल कंसर्न्स ग्लोबल लेवल पर शुरू हो गए थे और आपको भी पता है उसी के आसपास आप देखेंगे कि वियना कन्वेंशन ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए आया था। ओके, एंड it is considered as the first United Nations conference to focus on international environmental issue. क्या कुछ एग्रीमेंट हुई थी अंडर दिस कॉन्फ्रेंस? तो एक तो ये है कि यूएनईपी निकल कर आया था। इट वाज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम फोकस सॉलिडली ऑन द एनवायरमेंटल इशू। उसके बाद देखिए नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर वाटर लैंड फ्लोरा फौना, इन सबको कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ये भी थी। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो रिलीज होती हैं इनटू द एनवायरनमेंट, उसको लिमिट किया जाए। सपोर्ट पुअरर नेशंस इन देयर फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन, अलाइन एनवायरमेंटल पॉलिसीज विद द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, यानी कि जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज है और जो डेवलपमेंटल नीड्स है डेवलपिंग कंट्रीज की, उसको बैलेंस किया जाए। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाए कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डेवलप ही ना कर पाए, है ना? तो जैसे आप देखते नहीं है आज जो फॉसिल इमिशंस होता है, ठीक है? तो एक समय जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने इतना ज़्यादा इमिशन किया और अपने आप को डेवलप कर दिया, लेकिन आज जब डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी ग्रोथ की बारी आई, इकोनॉमिक ग्रोथ करने की बारी आई, तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। हालांकि रेस्ट्रिक्शंस कोई खराब नहीं है, बट ये भी तो है कि बैलेंस करना पड़ेगा। अब जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को फंड देने की बात की जाती है, भाई पैसे दो आप, ठीक है, और ये तो पेरिस एग्रीमेंट में भी बोला गया है, लेकिन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अभी भी नहीं आती है, सिर्फ डायलॉग बाजी चलती है। ओके, ये हो गया। फिर देखिए 50 इयर्स हो गए हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के, तो उसी के कंटेक्स्ट में स्टॉकहोम प्लस 50 मीटिंग स्टॉकहोम में हुई थी। स्टॉकहोम कहाँ है? बेसिकली स्वीडन में है। तो इसमें क्या कुछ बातें निकल कर आई? तो पहली बात तो ये बोला गया कि जो ह्यूमन वेलबींग है उसको कोर प्रायोरिटी दी जाएगी, साथ के साथ recognizing and implementing the right to a clean and healthy and sustainable environment। फिर adopting the system wide changes in our current economic system, क्योंकि हमारा जो अभी इकोनॉमिक सिस्टम है फिलहाल वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है? तो जैसे हम धीरे धीरे सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो ये होगा सस्टेनेबल। लेकिन अगर हम लीनियर इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान देगा ही देगा। उसके बाद देखिए एक्सेलरेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द हाई इम्पैक्ट सेक्टर। हाई इम्पैक्ट सेक्टर हो गया जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गया है, जैसे फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करने की जो सेक्टर है वो सब काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। सीमेंट इंडस्ट्री है पोल्यूशन क्रिएट करती है, स्टील इंडस्ट्री के बारे में तो मैंने बोला ही, ये बातें हैं। उसके बाद असिस्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज इन टैकलिंग एनवायरमेंटल चैलेंज बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड सपोर्ट फॉर डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया आपका। फिर आते हैं हम अर्थ समिट 1992। तो ये जो अर्थ समिट है इसको हम रियो दे जेनेरियो समिट भी कहते हैं। एक्चुअली इसमें से 3 कन्वेंशन निकल कर आए थे, ठीक है? एक तो आपका UNFCCC आया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा है आपका UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरा है आपका UN कहाँ गया भाई, हाँ CCD, डेजर्टिफिकेशन के लिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकल कर आए थे, ये ध्यान रखना है।
ओके। और ये जो रियो de जेनेरियो ये है ब्राज़ील में है, ओके, वहीं पर ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। किस लिए हुआ था? तो वही है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था एंड वो तो 3 निकल कर आई, फिर एक एजेंडा 21 भी निकल कर आया था कि भाई 21वीं शताब्दी में हम एंटर करेंगे, तो क्या हमारा टारगेट रहना चाहिए, ठीक है? तो एजेंडा 21 भी निकल कर आया था। उसके बाद अर्थ चार्टर, उसके बाद मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। लेकिन बेसिक आपको यही ध्यान रखना है, यूएनएफसीसीसी, यूएनसीसीडी, सीबीडी और एजेंडा 21, ये ध्यान रखेंगे, बस आपका काम चल जाएगा। ओके। एंड उसके बाद देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट्स। तो एक-एक करके इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर दिया भी गया है, तो आप चिंता ना करें, इसको थोड़ा-सा हम डिटेल में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो है आपका एजेंडा 21, ठीक है? तो इसमें यही था कि भाई 21वीं शताब्दी जो आने वाली है, तो उसका क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए, क्या गोल्स होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, ताकि हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सबको कंट्रोल कर सके। फिर रियो प्लस 5 1997, इस दौरान आपका क्या आया था, क्योटो प्रोटोकॉल एग्जिस्टेंस में आया था। तो यूएनएफसीसीसी तो एक कन्वेंशन था जो क्लाइमेट चेंज के मैटर को डील करेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें टारगेट्स सेट करने के लिए वो क्योटो प्रोटोकॉल आया था, जो कि आगे देखेंगे। फिर आपका रियो प्लस 10, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रियो प्लस 20 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंसेप्ट आया था, जो कि आपका 2015 से लेकर 2030 तक लागू है। तो अभी 2030 खत्म होगा, तो एसडीजी गोल का टारगेट हट के कोई दूसरा टारगेट आएगा, और जहाँ पर हमें तो यही लगता है कि जो वर्ल्ड है वो एक भी टारगेट मीट नहीं कर पाएगी 2030 तक। तो यहाँ पर फिर से एक उदाहरण निकल कर आता है कि पॉलिसीज पे पॉलिसीज, टारगेट पर टारगेट आती है, लेकिन जब बात आती है उसको अचीव करने की इंटरनेशनल लेवल पर, नहीं हो पाता है। क्या कारण है? बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंट्रीज। पता चला रशिया और यूएस दोनों एंटी है, तो भाई कभी रशिया पॉलिसी सपोर्ट नहीं करेगा, कभी यूएस पॉलिसी सपोर्ट नहीं करेगा। फिर दूसरा आता है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात, जब डेवलप कंट्री को देने की, तो वो नहीं देते हैं, तो कहाँ से ठीक हो पाएगा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात बोलते हैं तो नहीं करते हैं, कहाँ से ठीक हो जाएगा? अब भाई हम इतना ज़्यादा खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करेंगे, तो फिर हम अपने ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज को कैसे टैकल करेंगे? इसलिए उतनी ज़्यादा खर्च कोई भी डेवलपिंग कंट्री R&D में नहीं करती है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हैं। अब चलते हैं हम UNFCCC की तरफ। तो UNFCCC का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मैंने तो इसको 50 बार बोल रखा है ना? तो इसका एम क्या है? तो रिड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस टू प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग। और ये आपका रियो अर्थ समिट में ही निकल कर आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बोन, जर्मनी में। और इंडिया भी मेंबर है। और हर एक साल आप देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, हर एक साल। अभी भी हुई थी, और अभी नेक्स्ट भी होने वाली है। नवंबर में मेरे ख्याल से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है। तो इसमें जो मेंबर्स रहते हैं वो आते हैं, और फिर जो भी क्लाइमेट चेंज के मुद्दे हैं उस पर चर्चा होता है, और फिर कुछ डिक्लेरेशन होता है। और वो इम्पोर्टेंट भी है वैसे, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है? तो क्या कुछ एग्रीमेंट हो चुके हैं? तो एक तो उससे पहले क्योटो एग्रीमेंट हुआ था 1997 में, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की, इन्फोर्स करने की जो ईयर थी 2005 थी, ठीक है? लेकिन ये क्योटो प्रोटोकॉल भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सका, ठीक है? तो आप देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, डेवलप्ड नेशन है, वो बेसिकली ग्रीन हाउस इमिशन को कर्टेल करेंगे एज पर द म्यूचुअली एग्रीड इंडिविजुअल टारगेट्स। और यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज थी ना, उनको उतना टारगेट नहीं दिया गया था, कंपलसरी टारगेट नहीं दिया गया था। ओके। उसके बाद देखिए आपका फिर आता है पेरिस एग्रीमेंट 2015। और पेरिस एग्रीमेंट में क्या है, कि कमिटमेंट यहाँ पर भी लीगली बाइंडिंग था,
और टारगेट ये था कि भाई जो आपके ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहे हैं उसको 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, और कोशिश होनी चाहिए कि 1.5 डिग्री तक कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है, तो टू लिमिट द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस above the pre-industrial level with concerted effort to constrain the rise to 1.5 डिग्री सेल्सियस, यही टारगेट है। ओके, उसके बाद है आपका REDD+। और जो REDD+ है वो फ्रेमवर्क है क्रिएटेड बाय UNFCCC कॉन्फ्रेंस टू इनकरेज एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट सेक्टर। और इसमें क्या होता है, फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है, लाइक कटिंग कर दी जाती है या फिर धीरे धीरे फॉरेस्ट की क्वालिटी कम हो रही है, तो उसको अगर हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं तो फिर हमारा ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगाया जा सकता है। उसके बाद देखिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट होना चाहिए एंड द कंजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद आता है आपका 1992 में जो CBD है, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड कन्वेंशन था। ओके, और ये भी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी रही है। 196 नेशन ने इसको रेटिफाई कर लिया है, इसमें इंडिया भी शामिल है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करो और सस्टेनेबल यूज किया जाए बायोडाइवर्सिटी का। देखिए यहाँ पर ये नहीं कि प्रोहिबिशन की बात की जा रही है, सस्टेनेबल यूज, क्योंकि अगर प्रोहिबिशन कर दिया जाएगा तो भाई जितने भी बेनिफिट्स हेल्थ के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में मिल रहे हैं वो सब नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ओके, ये है। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो कन्वेंशन है, इसके ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ टारगेट गोल्स तो होने चाहिए, तो वही आता है आपका प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो एक है कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी। ठीक है, एंड इट फोकसेस ऑन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या फिर LMOs है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि ये ये जेनेटिकली मॉडिफाई तो इनको किया गया है, लेकिन ये क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं इन्वायरमेंट पर लॉन्ग टर्म में, ये तो पता नहीं होता है उतना। इसीलिए जब भी LMO और GMO का ट्रांसनेशनल मूवमेंट होता है तो फिर उसको मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द रिस्क ऑफ LMO, इम्प्लीमेंट बायोसेफ्टी रिजीम। फिर है नागोया प्रोटोकॉल जो 2010 में आया था। इट इज ऑल्सो ए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट अंडर द CBD, एंड इसमें आपका जेनेटिक रिसोर्सेस एंड फेयर एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है, सो दैट बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो, सस्टेनेबल यूज एंड फेयर बेनिफिट शेयरिंग। ओके, और COP15 जो अभी हाल में हुई थी, तो इसका चैप्टर 7 में अलग से बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, जो आपका लैंड डिग्रेड हो रहा है, डेजर्टिफाइड हो रहा है, तो उसके कंजर्वेशन के लिए कन्वेंशन लाया था, क्योंकि बहुत सारा एरिया वर्ल्ड ओवर में इंक्लूडिंग इंडिया, तो वहाँ पर लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। और ये भी आपका लीगली बाइंडिंग है, दैट एड्रेसेस द डेजर्टिफिकेशन। लीगली बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि भाई पालन करना पड़ेगा। ठीक है, 1994 में ये स्टेब्लिश हुआ था, एंड इट फोकसेस पार्टिकुलरली ऑन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरिया, ड्राईलैंड्स और वल्नरेबल इकोसिस्टम जो डेजर्टिफिकेशन के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है। और इसमें क्या क्या अन्य फोकस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत देखने को मिलता है, मिटिगेट, अडेप्ट एंड मैनेज लैंड डिग्रेडेशन, मोबिलाइज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर फोकस किया जाता है। ओके, अब ज़्यादा नहीं है, खत्म ही है, तो आप चिंता ना करें, और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं।
इसलिए ऊपर ऊपर से आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और कुछ कुछ प्रोविजंस पता होने चाहिए जो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं मेंस में, आंसर राइटिंग में, बस काफ़ी है। जैसे डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड आया तो आप सीसीडी का एग्जांपल देंगे, क्लाइमेट चेंज से आया तो आपका यूएनएफसीसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल, उन सब का एग्जांपल देंगे। और अगर सीबीडी का मतलब बायोडाइवर्सिटी के लेवल पर इंटरनेशनल एफर्ट क्या चल रहा है, तो एक तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अगर लेटेस्ट कुछ हुआ है तो उसके कुछ आउटकम्स आप मेंशन कर देंगे। ओके, ऐसे करके चीजें चलती है। अब एक कोई कंसेप्ट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का। बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का, इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि भाई क्या है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पीपल का कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इट इज लाइक जो हमारी प्रेजेंट ह्यूमंस की नीड है, जो हम इन्वायरमेंट से, इकोसिस्टम से प्राप्त करते हैं, नेचर से प्राप्त करते हैं, तो हमारी जो क्षमता है टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड साथ के साथ जो फ्यूचर जनरेशंस आने वाले हैं उसकी भी तो नीड होगी, तो उसके भी नीड्स को हम फुलफिल कर सके, ये होता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एबिलिटी टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। पता चला कि भाई आज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर है, तो हम ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन इतना ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दे कि कल को पूरा ग्राउंड वाटर बचे ही नहीं, है ना, तो फ्यूचर जनरेशन की नीड पूरी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन की नीड को साथ में लेकर चलने की बात की जाती है। ओके, अब एक है आपका इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, और ये आपका लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है which was adopted by 31st session of Food and Agriculture Organization of the United Nations in 2001। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में सीड ट्रीटी कहते हैं, एंड इट एम्स टू हैव रिकॉग्नाइजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप। इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वर्ल्ड लेवल पर जो डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं भाई उसको कंजर्व किया जाए, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर मोनोटोनस अगर हो जाएगा वर्ल्ड लेवल पर तो कल को अगर स्ट्रेस आ जाता है, कोई इन्वायरमेंटल डिजास्टर आ जाता है, तो फिर पूरा क्रॉप फेल्योर हो जाएगा, तो ऐसे में फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी। ओके, और ह्यूमन विल बी वल्नरेबल टू वेरियस टाइप ऑफ हेल्थ इश्यू। इसीलिए कोशिश की जाती है कि भाई क्रॉप्स की डाइवर्सिटी बना के रखी जाए, और इसके लिए आप देखेंगे कि ग्लोबल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है, और उसमें क्या है कि जो भी डाइवर्स क्रॉप्स के सीड्स है ना उसको स्टोर किया गया है। स्वावर्ल्ड नॉर्वे का नाम आपने सुना होगा, वहीं पर रखा जाता है, तो इससे आपका जो क्रॉप डाइवर्सिटी है वो बची रहती है। ठीक है, फिर आप देखिएगा इंश्योरिंग दैट रेसिपिएंट्स शेयर द बेनिफिट दे डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स विद कंट्रीज वेयर दे हैव ओरिजिनेटेड। ओके, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद अभी इंडिया ने हाल फिलहाल में 9th सेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ दिस सीड ट्रीटी इसको होस्ट किया था, और कुछ मेजर डिसीजन जो लिए गए, एक तो ये है इंडिया की तरफ से जो फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री है इसने 20 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया टू द बेनिफिट शेयरिंग फंड। उसके बाद देखिए कंसेंसस वाज रीच्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मर्स राइट आफ्टर एक्सटेंसिव नेगोशिएशन एट GP9, यानी कि वही है आपका ये जो ग्लोबल मीटिंग हुई है गवर्निंग बॉडी की। ओके, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो ये पूरा जो आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का ये समाप्त होता है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली चीज़ें थी तो डायरेक्ट प्रोविजन आपको ध्यान में रखना है। और इस सिचुएशन में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यू शुड बी अवेयर विद द करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ चेंजेज अगर आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं इन रूल्स रेगुलेशन में, तो आपको पता होना चाहिए।
ओके, तो होप यू विल बी फ्लोइंग विद द करंट अफेयर्स। और थोड़ा सा करंट अफेयर्स आने में हमें डिले हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि ये मैगजीन हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसी में समय चला जाता है, तो कोशिश करेंगे कि उसे भी हम टेकल करें। तो थोड़ा सा समय की कमी के कारण हम करंट अफेयर्स नहीं कवर कर पा रहे हैं। ओके, सो ये टॉपिक पूरा खत्म हुआ। अब आप क्वेश्चन को तो वैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन को देखें, एनालाइज करें और देखें कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। यही एक ग्राउंड होगा आपके प्रिपरेशन को जज करने का। ओके, so let's move to the next topic and the topic name is conservation of biodiversity। और इसी में हम देखेंगे कि जो CBD है उसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ, लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस, तो इसमें क्या आउटकम निकल कर आया, इंडिया की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इंडिया ने क्या कुछ टारगेट सेट किया, वो सब भी। सो लेट्स इंटर। और अगर आप इतना दूर तक आ गए हैं तो वेरी वेरी थैंक यू कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस रिफ्लेक्ट्स योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आप ऐसे ही बने रहिए, सुनते रहिए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, तो थोड़ा सा पॉज करके आप पानी वानी पीजिए, थोड़ा सा घूम टहल कर आइए, उसके बाद हम इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। ओके, तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, कोई भी बात कर लीजिए, बात तो एक ही है। और बायोडायवर्सिटी का जो टॉपिक है हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। बायोडायवर्सिटी क्या होता है, उसकी अहमियत क्या होती है, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या एफर्ट चल रहे हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। तो आज के सेशन में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर बात होगी, बायोडायवर्सिटी पर नहीं। बायोडायवर्सिटी तो आप समझते ही है, जो आपका बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, बायोलॉजिकल वेरिएशन हमें जो दुनिया भर में देखने को मिलता है। भाई एम्फीबियंस है तो ह्यूमंस है तो इंसेक्ट है, फ्लोरा है, फौना है, उसके अंतर्गत भी कितनी ज़्यादा सब स्पीसीज है, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो ये सब आपके बायोडायवर्सिटी के ही पार्ट आ जाते हैं। ओके, तो अब बात आती है कि इसका अहमियत भी हमें पता है, लेकिन अहमियत पता होने से भी हम इसे कंजर्व नहीं कर पा रहे, हम इससे डिग्रेड होने दे रहे हैं, बहुत सारी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने दे रहे हैं। तो ग्लोबल लेवल पर ये प्रयास चल रहा है कि ये जो साइकोलॉजी है कि भाई नेचर जो है वो सब कुछ फ्री में दे रहा है, तो जितना एक्सप्लॉइट करे तो करे। तो ये जो आपका टेंडेंसी है, ये जो साइकोलॉजी है, उसको कहीं ना कहीं चेंज करने का प्रयास कंजर्वेशन के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी टू ऑब्टेन रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया कि भाई मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, ओके, बाय नॉट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर। तो ऐसा नहीं है कि हम बायोडायवर्सिटी का यूज नहीं करेंगे, बहुत सारे सेक्टर में यूज होता है इसका, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, कंजर्वेशन होनी चाहिए। ओके, और बायोडायवर्सिटी जेनेटिक के लेवल पर है, स्पीसीज के लेवल पर है, इकोसिस्टम के लेवल पर है। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, थोड़ा सा आप सोचिए कि आखिरकार बायोडायवर्सिटी पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों रहता है। थोड़ा अहमियत आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, बाकी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं दे आर क्लोजली लिंक्ड, और अगर एक के साथ डिस्टरबेंस होता है तो कैन गिव राइज टू इम्बैलेंस इन द अदर्स। इसका एक सिंपल सा है, जैसे एक इकोसिस्टम है, ठीक है, उस इकोसिस्टम में हाथी जो है, एलिफेंट, वो बाकी सब स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हैबिटेट में अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा घास हो गया, ट्रीज हो गए, तो उसको ये खा लेता है। साथ के साथ कोई अगर खतरा बाहरी आ रहा है तो उससे भी ये निपट लेता है। तो मान के चलिए कि अगर हाथी ही उसी इकोसिस्टम से गायब हो गया, जो अम्ब्रेला स्पीसीज है, तो भाई उसके अंतर्गत जो स्पीसीज रह रहे थे, कल को उस पर खतरा आ जाएगा, कल को बाहरी कोई दूसरा
स्पीसीज जो उस इकोसिस्टम का नहीं था, बट वो वहाँ पर आके अन्य स्पीसीज को प्रॉब्लम में डाल सकता है। ओके, तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। और बाकी तो फूड चेन का कंसेप्ट आप जानते ही हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या अप्रोचेज होता है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में, तो एक तो इन सितु कंजर्वेशन और एक एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु का मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल हैबिटेट है ना, वहीं पर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। जैसे आप देखते हैं कि नेशनल पार्क क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है, रामसर साइट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सब क्या है, इन सितु कंजर्वेशन है भाई, उसी हैबिटेट में हम कंजर्व कर रहे हैं। ओके, उस इंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर फ्लोरा या फौना को। दूसरा है आपका एक्स सितु। तो एक्स सितु में क्या है कि नेचुरल हैबिटेट में वो कहीं ना कहीं उसे खतरा है, इसलिए हम वहां से उठा के क्या करते हैं, एक दूसरे आर्टिफिशियल जोन में ला के रखते हैं और देखते हैं कि भाई उसका हेल्थ सुधार हो जाए, और जब सब कुछ कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तो उसको हम फिर से वापस हैबिट में डाल सकते हैं। अगर नहीं तो फिर उसको हम आर्टिफिशियल जोन में ही रखते हैं, ठीक है, टेकन आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग्स वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। अब बात करते हैं भारत और बायोडायवर्सिटी। तो भारत जो है रिच बायोडायवर्सिटी कंट्री है। कैसे? एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि टोटल वर्ल्ड में 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। अब आप पूछेंगे कि सर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? तो एक्चुअली ये जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये बायोडायवर्सिटी रिच रीजन है, काफ़ी ज़्यादा बायोडायवर्सिटी रिच रीजन है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फ्लोरा फौना मिल जाते हैं, नेटिव फ्लोरा फौना मिल जाते हैं। ओके, जो उस लोकेशन को हरा भरा बना के रखता है, और इकोसिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में रहती है। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर भी देख सकते हैं, जैसे हिमालयन रीजन है तो आप देखेंगे पहाड़ों के क्षेत्र में कॉनिफरस फॉरेस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे फौना स्पीसीज, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये सब रहते हैं, है ना। तो 36 टोटल है और इंडिया में 4 है, मतलब आप समझिए कि 1/9 कितना हो गया, जैसे 4 हो गया और 36, 1/9 इंटू 100, तो लगभग आपका कितना हो गया, 11% के आसपास जो है इंडिया में है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। क्या नाम है? ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट, सुंदरबंस। तो अगर आप सुंदरबन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंग्रोव्स है, वहाँ पर आपका बंगाल टाइगर भी रहता है। फिर वेस्टर्न घाट में देखिए बहुत सारे फ्लोरा स्पीसीज, यूनिक स्पीसीज, जैसे एक है ना नीलगाय, वो सब आपको मिल जाते हैं। उसके बाद इंडेमिक डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है भारत में। आप देखिए 6500 नेटिव प्लांट्स हैं विच आर स्टिल यूज्ड इन इंडिजिनियस हेल्थ केयर सिस्टम। उसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत सारे आ जाते हैं, डिसीडियस आ जाएगा, ठीक है, मॉइस्ट डिसीडियस आ जाएगा। तो इससे हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रमोट एंड प्रोटेक्टेड होता है। फिर फ्लोरल डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं कि 45,000 प्लांट स्पीसीज विच इज इक्वल टू 7% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, वो इंडिया में एग्जिस्ट करता है। फिर एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें तो 91,000 स्पीसीज विच इज इक्वल टू 6.5% ऑफ ग्लोबल फौना, ये आपका इंडिया होस्ट करता है। तो एनिमल बायोडाइवर्सिटी या फिर फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अगर हम इंडिया के लेवल पर कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर कंट्रीब्यूटिंग एट द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, ये कुछ फैक्ट्स इसलिए दिए गए हैं कि आप इसे कोट करेंगे, ऐसा नहीं कि बस देख लिया हो गया, नहीं, कहीं पर इंटीग्रेट करना है। अगर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उसे इंटीग्रेट करना है। ओके, बाकी कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर कुछ डाटा देता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान इसे भी रखेंगे। जैसे आप देखिए अकॉर्डिंग टू द 2019 ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम सर्विसेज बाय द आईपीबीएस। आईपीबीएस एक संस्था है बेसिकली, ठीक है।
तो इसमें ये बोला गया है कि 25% प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, मतलब एक्सटिंक्ट हो सकती है आने वाले भविष्य में एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, और हो ही सकती है जिस प्रकार से एक्टिविटी चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, लैंड वाटर सॉइल पोल्यूशन, तो हो ही सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि लैंड यूज पैटर्न में भी तो चेंज आ रहा है। फॉरेस्ट को काट कर हम एग्रीकल्चर लगा दे रहे, रोड बिछा दे रहे, है ना। उसके बाद देखिए लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट बाय WWF, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है WWF, ये भी एक संस्था है इंटरनेशनल लेवल पर। तो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग मैमल, बर्ड, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स have experienced a significant 69% drop between this 1970 and 2018। 69% है, 9% नहीं, 69%। तो ये तो और अच्छा डाटा है, आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोरल्स जो है, वार्म कोरल, ये लगभग 50% ये लॉस्ट हो चुके हैं, और आने वाले समय में 70 to 90% लॉस्ट हो जाएगा अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो। ओके, बस कुछ इतना ही फैक्ट याद रखिए, ज़्यादा नहीं। अब आते हैं बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बेसिकली दीज आर द रीजन विच इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, रिच इन फ्लोरा एंड faunal डाइवर्सिटी, बट एट द सेम टाइम दे आर एट हायर रिस्क फॉर डिस्ट्रक्शन। मतलब एक तरफ ये है कि बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स या ह्यूमन एक्टिविटी जो है धीरे धीरे इस रीजन में अपना पैर पसार रही है, जिसके कारण ये रीजन को ह्यूमन एक्टिविटी से खतरा हो जाएगा। जैसे हो सकता है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होने लगे, हो सकता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगे। तो भाई ऐसे में तो ये एरिया जो है एक समय के बाद डिग्रेड हो जाएगा। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को कंजर्व करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अहमियत है। और टोटल वर्ल्ड में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक बात तो ये 4 तो इंडिया में ही है, तो ये भी एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि भारत जो है बायोडाइवर्स रिच नेशन है। उसके बाद देखिए ये जो आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, दे अकाउंट फॉर जस्ट 2.4% ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस, बट दे होल्ड अप मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट स्पीसीज एज इंडेमिक। इंडेमिक वो स्पीसीज को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन में मिलते हैं, ठीक है। जैसे वेस्टर्न घाट में कुछ स्पीसीज इंडेमिक है, तो वो वेस्टर्न घाट में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, तो ये बात होता है। और ये जो कंसेप्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, इट वाज गिवन बाय नॉर्मन मायर्स 1988 में, एंड इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड 4 है, ये तो हमने बता दिया, ये मैप भी दिया गया है। तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पर कोई आंसर लिख रहे हैं, ये मैप जरूर बनाएं कि कहाँ पर क्या है। तो ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, ये हिमालयन पार्ट हो गया, ये सुमात्रन रीजन वाला हो गया। तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आ गया, है ना। तो होप कि इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया है। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है भाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। तो एक तो देखिए कि इंडेमिक स्पीसीज जिसके बारे में हमने चर्चा की, उसको प्रिजर्वेशन करता है, प्रोटेक्ट करता है। हेल्दी इकोसिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हेल्प इन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, दे आर हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज, यूनिक स्पीसीज कह सकते हैं। दे प्रोवाइड फूड सोर्सेज, दे आर गुड सोर्सेज ऑफ मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो इन्हीं पेड़ पौधे से तैयार की जाती हैं। आयुर्वेदिक की दवाइयाँ की बात कर लें, ठीक है, तो हिमालय रीजन में बहुत सारे यूनिक पेड़ पौधे मिलते हैं जहाँ से दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, ठीक है। फिर देखिए थ्रेट क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। तो एक तो अनप्लान्ड एंड पुअरली मैनेज टूरिज्म। अभी हॉटस्पॉट है तो अट्रैक्शन भी होता है भाई, नेचर की तरफ अट्रैक्शन है, चलो टूरिज्म करते हैं, लेकिन पता चला वहां पर जाके आदमी गंद मचा रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। हमारे लिए तो नॉर्मल बात होती है, लेकिन जो स्पीसीज यहाँ पर रहती है उनको खतरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ओवर ग्लेजिंग एंड अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, तो ये सब कुछ इश्यू है। उसके बाद
जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, हाँ, मैंने तो ऐड किया वैसे, अनसस्टेनेबल टूरिज्म और फिर इन्वायरमेंटल शॉक। इन्वायरमेंटल शॉक जैसे आप देख लीजिए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट आ जाता है, कभी आपका साइक्लोन, आजकल तो साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो जो आपके आ, ये जैसे देखिए आप अंडमान एंड निकोबार वाला जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, फिर देखिए बायोडायवर्सिटी कूल स्पॉट क्या होता है, तो बेसिकली ये वो रीजन है इन द वर्ल्ड that are lat that are the last refuge where high number of threatened species still persist। मतलब डेडिकेटेड रीजन इन द वर्ल्ड जहाँ पर जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और कहीं नहीं। ठीक है, ये होते हैं। और वो क्यों मौजूद है, बिकॉज वहाँ पर उन्हें या तो प्रोटेक्शन दी जा रही है या फिर वहाँ पर अभी कोई एक्सटर्नल शॉक नहीं आया हो। एक्सटर्नल शॉक में आपका एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन भी हो सकता है। ओके, and some of the coolest spots identified include Amazon rainforest, Andes mountain, tundra, boreal forest of Russia and North America। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ज्यादा कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का। तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं, एक तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस करता है भैया। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब वही हो गया, इन जो आपके इन्वायरमेंट है उसको टेक केयर करता है, उसके साथ जो फंक्शन अटैच्ड है, फूड वेव, वो सब भी आपका बना रहता है। और उसके बाद मेंटेनिंग द साइकिल्स लाइक जो एनर्जी ट्रांसफर होता है स्पीसीज के बीच, वो भी है। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, क्लाइमेट रेगुलेशन। उसके बाद देखिए हॉटस्पॉट इकोसिस्टम, और जो इकोसिस्टम है इट हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन, पोल्यूशन रिडक्शन, रिसोर्स प्रोटेक्शन। तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं। फिर एग्रीकल्चरल बायोडायवर्सिटी को भी ये बना कर रखता है, लाइक क्रॉप डाइवर्सिटी। क्रॉप डाइवर्सिटी वही है कि भाई मोनोटोनस क्रॉप नहीं बल्कि वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को कल्टीवेट किए जाते हैं। ठीक है, और इससे एक बेनिफिट मिलेगा एग्रीकल्चरल रेजिलेंस। ये इंपॉर्टेंट है, रेजिलेंस का मतलब ये है कि डिजास्टर आ जाए तो भी एग्रीकल्चर पर उतना इम्पेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स के हम ग्रो करते हैं, तो एक पर खतरा आ गया तो बाकी सब तो सेफ रहेगा ना। उसके बाद रिजर्वेयर ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं दैट आर यूज फॉर द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक फूड, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स। उसके बाद सोशल इम्पोर्टेंस भी है, लाइक बहुत सारे कम्युनिटीज, ट्राइबल्स, ये पूजा करते हैं या फिर उसे कंजर्व करते हैं, उनके कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, कल्चरल आइडेंटिटी का एक पार्ट होता है, तो इसलिए भी अहमियत रखता है। ठीक है, तो हम यहाँ तक आ गए हैं। तो अल्टीमेटली बस आज यहीं तक रखेंगे। उसके बाद जो काउजेज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, और उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। तो कुछ कीवर्ड आपको ध्यान रखना है जो यूज हो सकते हैं आपके मीन्स में, क्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफिक कंडीशन, जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ये बेसिकली अर्थ के इंटीरियर पार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट डिग्रेडेशन भी यूज कर सकते हैं, हैबिटेट लॉस भी यूज कर सकते हैं आप। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, shrinking the genetic diversity, declining forest resource base, climate change, desertification, impact of pollution, ये सब कुछ कीवर्ड है जो यूज कर सकते हैं। बाकी हम एक लिस्ट तैयार करेंगे पूरे कीवर्ड का, उसके बाद आपको मैगजीन में वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। तो आप जुड़े हमें टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर भी हम पीडीएफ शेयर करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर जरूर बताएं, और किसी भी प्रकार का सजेशन है तो यू कैन गिव इन द कमेंट सेक्शन, वी आर रेडी टू हेल्प। एंड जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे दोस्तों के बीच में, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल भी फायदा उठा सके लेक्चर का। So thank you friends, we will meet again in the next series. Thank you.